किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना विद प्रॉपर आंसर्स। और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के इस सीरीज के अंदर हम हर एक एग्जामिनेशन के यूनिट हो या सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, एग्जामिनेशन में आपका कॉन्फिडेंस बाकी लोगों से बहुत अच्छा हो सके, कॉम्पिटिशन में आप हमेशा कहाँ रहो, आगे रहो। तो इस सीरीज के अंदर भी हम यही कर रहे हैं। सो वीडियो को लाइक करना जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लेना सो दैट उनकी भी प्रैक्टिस हो सके, आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। चलो इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो हेलो 9th स्टैंडर्ड, वेलकम टू क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले 9th स्टैंडर्ड का यूनिट टेस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का, और ये होने वाला इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। इस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद एक बात आपको मैं समझा देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्चुअल बेस स्टडी करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, इसमें आए हुए क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं सो दैट अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। क्योंकि इंग्लिश का प्रॉब्लम यही होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं बट एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग ना होना। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक से हर एक टॉपिक को समझेंगे, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझेंगे और आंसर राइटिंग करना समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। आई होप सो यू विल डेफिनेटली लाइक दिस क्वेश्चन पेपर। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर से। सबसे पहले है डू एज डायरेक्टेड, मतलब जैसे आपको बोला गया है आपको वैसे करना है, जो भी आपको वहाँ पे आपको कमांड दी उसको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस, मतलब आपको सेंटेंस में की गलती पहचाननी है और उसको करेक्ट करना है। सेंटेंस क्या है? द डे ऑफ पार्टी अराइव। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना पास्ट टेंस का सेंटेंस है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सेंटेंस में कि जो अराइव है ना वो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तो वो होगा अराइव्ड। क्या होगा? अराइव। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? द डे ऑफ पार्टी अराइव के जगह पे हमें करना पड़ेगा अराइव्ड। इस बारे में आपको ध्यान रखना है। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, ध्यान रखना पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस है तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होना चाहिए, तो ये हो जाएगा अराइव्ड यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था आपको आइडेंटिफाई द वेदर अंडरलाइन वर्ड्स इज जेरेंड और पार्टिसिपल। देखो जेरेंड और पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। जेरेंड और पार्टिसिपल की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो गई तो आपको इसका आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेरेंड। जेरेंड का मतलब होता है कि वर्ब होगा और वर्ब के पीछे आईएनजी लगा होगा और उसको सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। सुनना, वर्ब होगा उसके पीछे आईएनजी लगा होगा बट उसको सेंटेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? आईएनजी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और पार्टिसिपल की बात करेंगे तो वर्ब होगा उसके पीछे आईएनजी लग सकता है, ईडी लग सकता है, ईएन लग सकता है, बट सबसे मेन बात उसको सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव के तरह इस्तेमाल किया जाएगा। एडजेक्टिव मतलब नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे जेरेंड और पार्टिसिपल में क्या फर्क है? जेरेंड एक नाउन होता है जो वर्ब के पीछे आईएनजी लगा के बनता है, और पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव होता है जो वर्ब के पीछे आईएनजी, ईडी और ईएन लगा के बनता है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। स्विमिंग इज हेल्थी, तो यहाँ पे जो स्विमिंग है ना वो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक एक्टिविटी के बारे में बताया कि भाई स्विमिंग, रनिंग इज अ हेल्दी, स्विमिंग इज अ हेल्दी। तो यहाँ पे ये एक्शन वर्ड नहीं है, ये कैसा है? ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये जेरूंड हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो द स्विमिंग फिश लुक फास्ट, फिश क्या कर रही है? फिश कर रही है स्विमिंग, मतलब फिश के बारे में डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। फिश क्या कर रही है? स्विमिंग। तो यहाँ पे जो स्विमिंग है ये फिश को डिस्क्राइब कर रहा है, और डिस्क्राइब करने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और ये स्विमिंग वर्ड बना कैसे? स्विम प्लस आईएनजी करके बना है, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब और आईएनजी, और वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो कि स्विमिंग क्या कर रहा है? फिश को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पार्टिसिपल। तो हमारे क्वेश्चंस में देखते हैं अभी कौन सा क्या है, जेरूंड है कि पार्टिसिपल है, अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस आपको दिया है, शी वॉज प्रिटियर देन ऑल अदर वुमेन्स, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। अब यहाँ पे एक लड़की है उसके बारे में डिस्क्राइब किया, और लड़की कैसी है? बाकी सब वुमन से एलिगेंट है, ग्रेशियस है और स्माइलिंग है। तो मतलब यहाँ पे जो अंडरलाइन किया स्माइलिंग, ये एक वर्ब प्लस आईएनजी से बना हुआ वर्ड है, मतलब या तो ये जेरूंड हो सकता है या फिर ये पार्टिसिपल हो सकता है। अब यहाँ पे बताओ स्माइलिंग जो है ये एक वर्ड नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है, ये किसी को डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? शी को, मतलब जो भी लड़की है उसको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब
मतलब यहाँ पे ये पार्टिसिपल होगा, ये नाउन नहीं होगा। बात समझ में आया? तो अगर वर्ब प्लस आईएनजी किसी को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो होगा पार्टिसिपल, और अगर वो यहाँ पे नाउन की तरह काम करेगा तो वो हो जाएगा जरूरी। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ लेना आप अच्छे से। ओके, आगे देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आपके लिए लेके रखे हैं। देयर वॉज ह्यूज फुट मार्क्स एवरीवेयर, बड़े बड़े फुट मार्क है, पैरों के निशान हैं। अब ये एक तरीके से नॉर्मल सेंटेंस है, ये आप किसी को बता रहे हो कि वहाँ पे पैरों के निशान है, तो ये कैसे सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा, या फिर इसका दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। अभी हम देखते हैं कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वो समझना जरूरी है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में 4 तरीके के यहाँ पे सेंटेंस लिखे गए। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, जो किसी के बारे में आपको बताता है, कुछ स्टेट फैक्ट बताता है, जैसे कि शी इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एंड हमेशा फुल स्टॉप से होता है, बट ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि एंड फुल स्टॉप से हो रहा मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनका एंड क्वेश्चन मार्क से होता है। यू आर कमिंग टू द पार्टी, आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आओगे? एक क्वेश्चन पूछा है, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस, तो इनका नाम ध्यान रखना, स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस का फीलिंग आए। कोई आपको कमांड दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट करते समय कैसे इस्तेमाल करते हैं? प्लीज सिट डाउन, बराबर। या फिर आप किसी को कमांड दे रहे हो तो आप कैसे बोलोगे? स्टॉप टॉकिंग, बराबर। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उनका एंड फुल स्टॉप से भी हो सकता है और एक्सक्लेमेटरी साइन से भी हो सकता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू शो द स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, एक इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और उसका एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क से होता है। तो यहाँ पे देखो इंपरेटिव का भी एंड एक्सक्लेमेटरी से हो सकता है, इसका भी हो सकता है। इसके लिए बताऊं कि यहाँ पे आप पर्पस और यूज इनका याद रखो तो आप सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो तीनों की चारों की स्पेलिंग अच्छे से समझ लो, कब कैसे इस्तेमाल करना, और उनके कुछ 2-3 एग्जांपल्स और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स। आइलैंड, आइलैंड के रिलेटेड आपको 2 वर्ड लिखना है। अब देखो जहाँ पे आइलैंड होता है वहाँ पे समुद्र होता है, सी, और जहाँ पे आइलैंड होता है वहाँ पे बीच हो सकता है, तो बीच, ये आइलैंड के रिलेटेड वर्ड्स हो गए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप चेक करो, नेक्स्ट 2 मार्क्स का डू एज डायरेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 1 का बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। मेक द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड क्राई, क्राई वर्ड का इस्तेमाल करके 2 सेंटेंस बनाने, बट क्राई का इस्तेमाल अलग अलग ढंग से होना चाहिए। एक सेंटेंस में क्राई का इस्तेमाल नाउन की तरह होना चाहिए और दूसरे सेंटेंस में क्राई का इस्तेमाल वर्ब की तरह होना चाहिए, मतलब एक्शन वर्ड की तरह होना चाहिए। आपको इस तरीके से क्या करना है, क्राई का इस्तेमाल करना। तो लुक एट दिस, यहाँ पे हम बात करेंगे एज अ नाउन, तो यहाँ पे जब हम क्राई को एज अ नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो जो क्राई है वो हमारे लिए साउंड का काम करेगा। किसका काम करेगा? क्राई हमारे लिए किसका काम करेगा? साउंड का काम करेगा, एक आवाज का काम करेगा। बट जब क्राई हम एक्शन वर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्राई हमारे लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, द बेबी क्राइड फॉर द मिल्क, बेबी क्या कर रहा है? क्राइड मतलब रो रहा है, तो यहाँ पे ये जो क्राइड है ये हमारा एज अ वर्ब हो गया, तो ये हमारा एज अ वर्ब हमने क्राई को इस्तेमाल कर दिया, जिसमें लिखा बेबी क्राइड एज अ फॉर अ मिल्क। अब यहाँ पे क्राई का इस्तेमाल देखो अलग अलग तरीके से हो रहा है। शी गेव अ लाउड क्राई फॉर जॉय, उसने खुशी में जोर से चिल्लाया। तो यहाँ पे जो क्राई है ना वो साउंड का काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमने चिल्लाने को कौन से वर्ड से रिप्लेस किया? क्राई से। तो अगर क्राई साउंड की तरह काम कर रहा है तो वो हो जाएगा वहाँ पे नाउन की तरह। ओके, द पीपल बिगेन्स टू क्राई फॉर हेल्प, लोग मदद के लिए रोने लगे। रोना मतलब यहाँ पे एक्शन जैसा हो गया है, तो यहाँ पे उसको एज अ वर्ब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे अगर क्राई को एज अ साउंड, बेबी लाउड क्राई फॉर ऑफ जॉय, खुशी के मारे जोर से रोने लगा। ठीक है ना। आई हर्ड द क्राई ऑफ एनिमल, आई हर्ड मैंने सुना, क्या सुना? क्राई। यहाँ पे क्राई क्या हो गया? साउंड की तरह इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वो नाउन होगा। द चाइल्ड क्राइड व्हेन ही फेल डाउन, बच्चा रोया, बच्चा रोने लगा जैसे वो गिरा, तो ये क्राइड क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम क्राई को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्राई साउंड की तरह इस्तेमाल हो रहा है मतलब समझ जाना वो नाउन का काम कर रहा है, और अगर वो वहाँ पे किसी की चिल्लाने की या एक्शन की तरह रोने का किसी का रोना बता रहा है तो वो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू द सिंपल फ्यूचर टेंस, बहुत सिंपल है। द फर्स्ट मेथड सो सम ब्रेसलेट्स देन पर्ल्स नेकलेस,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो तो पास्ट टेंस वाला होगा, तो यहाँ पे सो को हटाए, सो के जगह, सो के पहले हम लगा देंगे विल और सो को कर देंगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब का सी कर देंगे। तो फर्स्ट मिथिल विल सी सम ब्रेसलेट देन पर्ल्स नेकलेस। समझ में आ गया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सो का सी करना और पीछे पीछे क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब में विल लगा देना है, ठीक है। तो वो सिंपल पास्ट टेंस आपका बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, एक पैराग्राफ सिंपल सा है कि यहाँ पे पैराग्राफ में क्या दिया है, 10 साल बीत चुके, एक छोटा सा बच्चा अब यंग बन चुका है, एंड द पेरेंट्स वर वेरी प्राउड, उसके बच्चे, उसके माँ बाप बहुत प्राउड है, कॉल्ड आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड, दे कॉल्ड द आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड, जहाँ पे वो लोग रहते उस आइलैंड का नाम क्या था, न्यू स्विट्जरलैंड था। मैनी एडवेंचर्स अकर्स ओवर द ईयर्स, साल बीतते गए, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें उन्होंने देखी अपने जीवन में, एडवेंचर्स किए। ऑन द शोर ऑफ द अनादर आइलैंड फ्रिट्स हैड नॉक डाउन द एल्बेस्ट्रॉन। फ्रिट्स नाम का एक लड़का इस कहानी में, उसको एक पंछी मिलता है एल्बेस्ट्रोस नाम का, विच वॉज थ्रेटनिंग द अटैक हिम एंड फाउंड द रैक टाइड ऑन द लार्ज बर्ड्स लेग। ये जो एल्बेस्ट्रोस पक्षी है, बहुत बड़ा पक्षी है, और उसके पैरों में कुछ चिट्टी बांधी हुई थी, सिंपल सा है, उसके पैरों में कुछ बांधा हुआ था। ऑन द रैक वॉज द मैसेज, उसमें क्या था, मैसेज था, जो चिट्ठी बांधी थी कि एक इंग्लिश वुमन जो है वो कहाँ पे, एक स्मोकिंग रॉक के पास में क्या हो चुकी है, फंस चुकी है। अब उसको स्ट्रैंडेड मतलब फंस चुकी है, बराबर। तो अब उस फ्रिट्स को क्या करना है, हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड मैसेज वॉज। अब फ्रिट्स को ये नहीं पता कि जो मैसेज है कितना पुराना है, वो पंछी कहाँ से उड़ के आ रहा है उसको थोड़ी पता है, तो उसके बारे में वो टेंशन में। हिज फादर सजेस्ट दैट स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक द रेफरेंस ऑफ द वॉल्केनो। पापा कहते हैं कि उसके कि जो स्मोकिंग रॉक है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाजू में वॉल्केनो है, उसके बारे में वो बताने की कोशिश कर रहा है शायद। सिंस देयर वॉज नो वॉल्केनोस इन द विसिनिटी, लेकिन सच में तो उनके आसपास में कोई वॉल्केनो नहीं है, पापा को सब पता है आसपास में क्या क्या है वो। द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, हाउ एवर फ्रिट्स फेल्ट द समवन नीडेड हिमसेल्फ। तो पापा ने कहा कि शायद ये बर्ड बहुत दूर से आया हो, तो हम मदद नहीं कर सकते शायद वो इंग्लिश वूमन की जो जहाँ पे फंसी हो। पर यहाँ पे जो फ्रिट्स जो बच्चा था वो अभी भी टेंशन में था, उसको लगता था कि उसको लग रहा था कि किसी को हमारे मदद की ज़रूरत है ऐसा। तो उसने मदद के लिए डिटरमाइन, मतलब ठान लिया कि भाई मुझे मदद करनी है, फाइंड सेंडर, और जिसने भी मैसेज भेजा उसको मुझे ढूंढ के निकालना, मतलब मैसेज भेजने वाले को सेंडर कहेंगे। बिफोर रिटर्निंग होम ही हैड रिटर्न हिज ओन नोट्स एंड रेड। घर पे पहुंचा, उसने एल्बेस्ट्रोस के पेड़ पे वापस एक चिट्ठी बांध दी और उसको भेज दिया, और उसने लिखा कि जो भी इसको रिसीव करेगा, डू नॉट डिस्पेयर, उसको टेंशन नहीं लेना है, उसके आसपास में मदद आने वाली है, मैं उसको मदद करने वाला हूँ, सो दैट उस जो भी फंसा हुआ उसको संतुष्टि मिल सके कि मुझे मदद मिलेगी, तो जीने की आशा रख सकेगा। फ्रिट्स ने अपने बारे में लिख के बोल दिया भाई मैं फ्रिट्स हूँ और तुम्हें मदद मिल जाएगी। देन सक्सेसफुली रेस्क्यू द यंग वुमन और जेनी मॉन्स्टेरो। फ्रिट्स और उसकी फैमिली फिर उस जेनी को, जो वहाँ पे इंग्लिश वुमन फंसी थी, उसको रेस्क्यू कर लेते हैं और उसको अपने घर लेके आते हैं। दो शाही, वो पहले तो शर्मा रही थी लेकिन बाद में वो उनके साथ में रहना पसंद कर रही थी। जो फ्रिट्स की फैमिली थी ना, उसको रॉबिन्सन फैमिली कहते हैं। वो रॉबिन्सन उसके पप्पा थे, तो शायद उसको क्या कह के पुकारते थे फैमिली को, रॉबिन्सन फैमिली के साथ में। अब जो जेनी थी, जो मिली थी, अकेली बेचारी घूम गई थी, वो उनके साथ में आराम से अब रहने लगी, पहले शर्मा रही थी। वन डे दे सो द शीप हैड एंकर, एक शीप आई उनके आइलैंड के ऊपर। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू द स्पाई ग्लास, फ्रिट्स एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस देमसेल्फ आफ्टर दे हैड रिटर्न होम एंड क्लीन इट अप एंड डिड नॉट वांट टू थिंक द सेवेज। द नेक्स्ट डे फ्रिट्स एंड हिज फादर मेट द कैप्टन। तो अभी यहाँ पे सिंपल एक शिप आई, शिप में कैप्टन था, फ्रिट्स और उसके फादर कैप्टन से मिले। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि फादर्स ने अपनी सारी स्टोरीज कैप्टन को सुनाई, और कैप्टन को स्टोरी सुनाते सुनाते उन्होंने इसके बारे में सुनाया, उन्होंने जेनी के बारे में भी बताया। जेनी के बारे में जैसे बताया तो जेनी कौन निकली, डॉटर निकली। किसकी डॉटर निकली, जेनी कैप्टन की ही डॉटर थी। मतलब कैप्टन उसको, बच्ची को ढूंढने के लिए कई सालों से क्या कर रहा था, इधर से उधर, 3 सालों से इधर से उधर घूम रहा था, उसको अपनी डॉटर मिल गई, ठीक है ना। अब वहाँ पे मिल के तो उनका सेलिब्रेशन हुआ। सेलिब्रेशन होने के बाद अब ऑब्वियसली वो जो जेनी थी वो अपने पापा के साथ वापस जाएगी। तो पापा के साथ जाएगी, तो अभी देखो यहाँ पे वो आइलैंड पे रहते थे, आइलैंड पे क्या सब सुविधा नहीं होती है। तो अभी यहाँ पे जो रॉबिन्सन फैमिली थी, उसके फैमिली में उनके बच्चे भी थे। तो अभी जाते समय जेनी ने पूछा कि मैं तो अभी इंग्लैंड जा रही हूँ, अब मेरे साथ में, मैं अब यूरोप जा रही हूँ, मेरे साथ कौन कौन आएगा। तो इस स्टोरी में वही दिया है कि कुछ कुछ लोग, जैसे कि फ्रिट्स वॉज फर्स्ट रिस्पॉन्ड। फिर जेनी ने पूछा कि मेरे साथ अब कौन, जेनी आस्क एनीवन वुड सपोज
हर रिटर्न टू द इंग्लैंड। इंग्लैंड में कौन कौन आएगा उसके साथ में? तो फ्रिट्स ने कहा कि पहले मैं आऊँगा, क्योंकि फ्रिट्स उसके प्यार में पड़ चुका था, उसको साथ में जाना था, जेनी से शादी करना था उसको अभी, ठीक है। ऑफर अस, और फिर उसके बाद में अर्नेस्ट इज ऑन अनदर हैंड वांटेड टू ले। अर्नेस्ट ने सोचा कि, अर्नेस्ट ने बताया कि मैं तो उसी आइलैंड पे रहूंगा, ये दूसरा बच्चा था रॉबिन्सन फैमिली का। जेक ऑल्सो डिसाइडेड स्टे बैक, जेक ने भी वहीं रहने का सोचा। फ्रेंच जो बच्चा था उसने क्या सोचा कि वो इंग्लैंड में जाएगा और अपनी पढ़ाई करने के लिए उसने डिसाइडेड टू फॉर फ्रिट्स टू लिविंग, एंड फ्रेंड्स वांटेड टू चांस टू रिसीव द एकेडमिक एजुकेशन, तो वहाँ पे जाके पढ़ने का सोचा फ्रेंड्स ने, ठीक है ना। तो बिफोर फ्रिट्स लेव ही टोल्ड हिज पेरेंट्स ऑफ हिज लव फॉर जेनी एंड हिज विशेष टू मैरी हर, उसने बताया कि मैं जेनी से शादी करना। तो ये पूरी स्टोरी थी। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसको कहानी को समझना है। मेरा मकसद यहाँ पे कहानी समझाना नहीं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना, बट स्टोरी बताना जरूरी है, बिकॉज स्टोरी नहीं समझती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा नहीं आता है। देयर वर एम्पल नंबर्स ऑफ वॉल्केनोस इन द विसिनिटी ऑफ रॉबिन्सन। रॉबिन्सन के फैमिली के आसपास एम्पल नंबर ऑफ मतलब पर्याप्त मात्रा में या एक प्रॉपर नंबर में क्या वॉल्केनोस थे? तो इसका आंसर है फॉल्स। कोई वॉल्केनोस नहीं था। रॉबिन्सन के पापा ने बताया, रॉबिन्सन जो फादर थे फ्रिट्स के, उसने बताया कि हमारे आसपास में कोई भी वॉल्केनो नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये तभी पता चलेगा जब आप अच्छे से पैराग्राफ पढ़ोगे। द यंग वुमन जेनी वॉज शाई एट अ फर्स्ट। जो जेनी थी यंग वुमन, वो स्टार्टिंग में थोड़ी शाई थी क्या? हाँ ट्रू, वो शुरुआत में तो शर्मा रही थी, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, पहले का फॉल्स मिलेगा, और बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो हाँ ट्रू, क्योंकि वो शुरुआत में क्या हो रही थी? शर्मा रही थी, करेक्ट है। आगे देखेंगे, हाउ डिड फ्रिट्स लर्न अबाउट अनदर विक्टिम फॉर सेकंड ऑन द फॉरवर्ड फारवे आइलैंड। फ्रिट्स को कैसे पता चला कि दूर दराज में कोई तो आइलैंड पे कोई फंसा हुआ? कैसे पता चला? क्योंकि उसके पास कौन आया? एल्बेस्ट्रोस के लेग पे क्या लगा था? फाउंडर रैग ट्राइड, एक चिट्ठी या कुछ बंधा हुआ था। द रैग हैड मैसेज, उस रैग के अंदर क्या था? एक मैसेज था फ्रॉम द इंग्लिश वुमन के द्वारा लिखा हुआ मैसेज था। हु वॉज ट्रैप्ड स्ट्रैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक, एक वो स्मोकिंग रॉक के उधर फंस चुकी थी। दैट्स हाउ ही लर्न, या लर्न में तो उसको पता चला समवन नीडेड हेल्प, कि किसको उसकी मदद की ज़रूरत है। तो अब जब आप तक आपको ये कहानी समझेगी नहीं तो आई डोंट थिंक कि आप इसका आंसर लिख पाओगे। इसके लिए मैंने आपको कहानी समझाया, ओके। फाइंड द सिनोनिम्स, मतलब आपको सिमिलर वर्ड लिखने हैं। मैरून, मैरून का मतलब होता है स्ट्रैंडेड, मतलब फंसा हुआ। सराउंडिंग का मतलब होता है विसिडिटी, विसिडिटी मतलब आसपास की जगह। डू एज डायरेक्टेड, जैसे कहा वैसे करो। चेंज द वॉइस करना है। दे कॉल द आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड। दे मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बराबर। कॉल यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो दे कॉल द आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे एक बात को समझना, जब भी आप चेंज द वॉइस करते हो तो यहाँ पे जो आइलैंड है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो चेंज द वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय तो हमारे ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट चेंज द वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द आइलैंड हम सबसे पहले लिखेंगे, द आइलैंड। यहाँ पे देखो द आइलैंड। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ना प्रेजेंट टेंस वाला है, तो यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो इज एमआर वाला यूज करेंगे, तो इज इस्तेमाल होगा क्योंकि आइलैंड यहाँ पे सिंगुलर है। द आइलैंड। कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है जब आप चेंज द वॉइस करते हो, एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हो। द आइलैंड इज कॉल्ड, आइलैंड को क्या बोला गया? दे कॉल द आइलैंड को क्या बोला गया? न्यू स्विट्जरलैंड। बाय किसके द्वारा? दे। तो यहाँ पे दे था तो दे का हो जाएगा देम। तो दे द आइलैंड इज कॉल्ड न्यू स्विट्जरलैंड बाय देम। समझ में आया? ठीक है। दे कॉल्ड द आइलैंड इज कॉल्ड न्यू स्विट्जरलैंड बाय देम। तो ध्यान रखना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो डिपेंड करेगा कि जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो कौन से टेंस में दिया हुआ है, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो स्टार्टिंग में आ जाएगा सब्जेक्ट बन के, और बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस और बाय लगा के आपका जो ऑब्जेक्ट था वो आप, या जो सब्जेक्ट था आपका स्टार्टिंग में दे था, वो बाय लगा के आपको लिखना है। अगर यहाँ पे कोई लड़का होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते? हिम, बाय हिम। और बहुत सारे लोग हैं तो देम लगाया, ठीक है ना। तो इस तरीके से लड़की होती तो शी होती, तो यहाँ पे एंड होते हर लगता, ओके। इस तरीके से आपको एक्टिव वॉइस, हाँ एक्टिव और पैसिव वॉइस करने में, चेंज द वॉइस करने में आपको प्रैक्टिस लगेगी, आपको टेंसेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस जो हमने अभी समझा है। अब यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन आता है, सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। अब क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी इंग्लिश थोड़ी बेटर होनी चाहिए। हैव यू एवर मेट समवन आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ मेनी ईयर्स, हाउ डिड यू फील एंड व्हाट डिड यू डू। क्या आप किसी से मिले हो बहुत टाइम के बाद और आपको कैसा फील हुआ और आपने क्या किया। आई मेट माई चाइल्ड हुड फ्रेंड आफ्टर ऑलमोस्ट 6 years
एट अ वेडिंग, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सरप्राइज, बचपन के दोस्त से मिले, बहुत खुश और सरप्राइज हुए। वी हग्ड ईच अदर, रिकॉल्ड ऑल आर चाइल्डहुड मेमोरीज, इट फेल्ट लाइक नथिंग हैड चेंज बिटवीन अस। तो यहाँ पे आंसर जो लिखा हुआ है ना वो आप देख पा रहे हो पास्ट टेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। मैट आया है, वे वॉज आया है, क्यों? क्योंकि आप ऐसे बता रहे हो कि मैं मिला था, मिलके बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, मिलके ऐसा लगा कि हम अभी भी वैसे पुराने जैसे दोस्त थे। तो आप जो भी कहानी बता रहे हो पास्ट टेंस वाली बता रहे हो, तो इसको आप पास्ट टेंस के फॉर्म में लिखना, इज एम आर नहीं यूज़ करना, वॉज वर्ड इस्तेमाल करना है, सेकेंड पास्ट टेंस के सेंटेंसेस के आपको यूज़ करने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पोयम दी है, हैव यू एवर सीन अ शीट ऑफ रिवर बेड, क्या आपने, रिवर बेड का मतलब होता है रिवर का निचला हिस्सा, बराबर, क्या आपने रिवर बेड के नीचे कोई एक कपड़ा देखा हुआ है? हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन द रिवर बेड। अब नॉर्मल बेड का मतलब क्या था? बेड का मतलब होता है जो घर में हम सोते हैं उसको भी बेड बोलते हैं, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कपड़ा लगाते हैं। तो वहाँ पे पोएट क्या कर रहा है कि रिवर के तले को भी हम बेड ही कहते हैं। तो क्या तुमने कभी रिवर के बेड के ऊपर कपड़ा देखा, जैसा हमारे रूम के बेड के ऊपर कपड़ा रहता है? और सिंगल हेयर ऑन द हैमर हेड, देखो हैमर जो होता है, हैमर मतलब हथौड़ा, उसके ये वाले हिस्से को हम हेड कहते हैं, और नॉर्मली हेड पे, हमारे नॉर्मली हेड पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो मतलब यहाँ पे पोएट ने हमें कंफ्यूज कर रहा है कि नॉर्मल हेड का मतलब होता है सर, सर पे बाल होते हैं, तो क्या तुमने हथौड़े के सर पे बाल देखा है? मतलब अजीब सा है, ये वर्ड प्ले हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से। आपने कभी एक भी बाल देखा है क्या हथौड़े के सिर पे? हैज़ द फुट ऑफ माउंटेन एनी टोज, जैसे हम बोलते हैं ना माउंटेन का फुट, फुट मतलब हमारा पैर होता है। तो क्या तुमने माउंटेन के, और माउंटेन के निचले हिस्से को भी हम फुट ऑफ माउंटेन कहते हैं, तो क्या तुमने कभी माउंटेन के पैर के ऊपर उंगलियां देखी है क्या? टोज, अंगूठे वगैरह देखा है क्या? अंगूठा वगैरह उंगलियां देखी है क्या? ऐसे तो वो वर्ड प्ले कर रहा है कि आप जैसा फुट पैर को भी बोलते हैं और माउंटेन के निचले हिस्से को भी फुट बोलते हैं, तो वो दो वर्ड को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उनके बारे में कुछ एक पोएट के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक ही वर्ड के कैसे दो मीनिंग हो सकते हैं। एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन हॉर्स, डज द नीडल एवर विंक इट्स आइज, नीडल मतलब सुई जो रहती है, सुई का जो इधर वाला हिस्सा होता है उसमें एक हिस्से में धागा हम डालते हैं, इज नीडल एवर विंक इट्स आइज, डज द नीडल, तो ये वाला हिस्सा जो आंख के जैसा होता है, क्या ये वाला हिस्सा विंक मतलब अपनी पलके झपकता है क्या? बराबर ना, नीडल, नीडल एवर विंक इट्स आइज, तो इसको भी नीडल की आइज ही बोलते हैं। और हमारी आंख क्या करती है, पलके झपकती है, तो वो कहता है क्या सुई की आंख भी पलके झपकती है क्या? वाई डज विंग्स ऑफ बिल्डिंग फ्लाई, जैसा बिल्डिंग में क्या बोलते हैं, ए विंग, बी विंग, सी विंग, सेक्शन ऑफ बिल्डिंग को हम यही बोलते हैं ना। तो वो कहता है कि क्या बिल्डिंग के जो विंग्स है, तो बिल्डिंग क्या उड़ती है क्या अपने विंग्स के साथ में? तो ऐसे इसने अपने शब्दों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। डैश ऑफ अ रिवर, रिवर के डैश ऑफ द रिवर, रिवर शीट ऑफ द रिवर, रिवर के पास क्या है, शीट, क्या उसके पास एक कपड़ा है क्या ऐसा? डैश ऑफ द आई, आई ऑफ अ नीडल, नीडल के आँख, ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के पास क्या, विंग्स ऑफ अ बिल्डिंग, ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक के पास क्या होता है, हाथ होता है, नॉर्मल इंसान के पास भी हाथ होता है वैसे, ठीक है। इस तरीके से पोएट ने वर्ड्स का इस्तेमाल किया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपके, ये आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अभी डज द पोएट एक्सपेक्ट डज द पोएट एक्सपेक्ट द आंसर ऑफ क्वेश्चंस, क्या जो क्वेश्चंस पोएट ने पूछे हैं पोएम के अंदर, क्या उसके आंसर्स वो आपसे चाहता है? नहीं, उसको आपसे आंसर नहीं चाहिए, वो जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा है अलग वे में। नो, द पोएट डज नॉट एक्सपेक्ट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, वो एक रेटोरिकल क्वेश्चन है जिसके आंसर्स नहीं होते, वो एक तरीके से अजीब से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है ना। पिक वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पन फ्रॉम द पोएम, पन मतलब एक वर्ड है जिसके अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। डज द नीडल एवर विंक इट्स आईज, जैसे जो नीडल की आईज है वो झपकती है क्या? तो यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे जो आईज वर्ड है, या यू कैन से दैट हियर पन क्यों यूज है, पन इज द ह्यूमरस प्ले ऑफ द वर्ड वेयर सिंगल वर्ड हैज टू मीनिंग, जैसे कि आई का यहाँ पे दो मीनिंग है, आई एक तो नॉर्मल होल को भी हम आई कहते हैं और हमारी आंख को भी हम आई कहते हैं, तो वैसे उसने इस्तेमाल किया हुआ है। हैव द हैंड ऑफ क्लॉक एंड लेफ्ट और राइट, जो क्लॉक का हाथ होता है क्या उसके पास लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों होते हैं क्या? तो जैसे इंसानों के हाथ को तो होते हैं वैसे, ओके। अब है राइटिंग स्किल वाला सेक्शन, जिसके अंदर आपको डिसिप्लिन पे क्या करना है, स्पीच देना है स्कूल में। तो ये 20 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर था,
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रहा स्पीच हमारा डिसिप्लिन के ऊपर। माई नेम, अपना नाम शुरू करो। टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑन द टॉपिक डिसिप्लिन इन आवर क्लास। डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग रूल्स। डिसिप्लिन का मतलब रूल को फॉलो करो। बीइंग ऑन द टाइम एंड शोविंग रिस्पेक्ट टू द टीचर्स एंड क्लासमेट्स, इट्स हेल्प अस टू लर्न बेटर एंड मेक्स आवर क्लास पीसफुल एंड हैप्पी। A class with discipline is the always neat, quiet and focused. Students listen carefully, complete their homework on time and helps each other. When we follow discipline, we grow into good and responsible citizen. But if there is no discipline, there is noise, confusion and no learning. So we must all try to keep our class disciplined and set a good example for others. Let us polite, punctual and honest. Let us keep our class clean and respect our teachers and always. Thank you. Have a nice day. ओके तो इस तरीके से 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था। इसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक के तो डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप सो मैं इसको अभी धीरे धीरे आपके लिए चला रहा हूँ तो आप इसको अच्छे से समझ सको। जूम आउट करके स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना, इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। जो भी चैप्टर्स है उनको अच्छे से पढ़ना, बिना समझे किसी भी चीज़ को मत पढ़ना, नहीं तो आप इंग्लिश में मार्क्स जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अपने चैनल पे बहुत सारे, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता देना, सो दैट मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस पूरे वीडियो को एंड तक देखा है। ये जो आंसर करने वाले बच्चे होंगे 23x2 वाले, मैं समझ जाऊंगा कि इन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा। अपने चैनल पे और भी बहुत सारे यूनिट टेस्ट के पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। आप क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हो, वीडियो को फॉलो कर सकते हो और चैनल्स और क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करके एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।